डॉक्टर साहब अंग्रेज हैं, हाँ जी, 3 रियासतें हैं बिल्कुल, अंग्रेज के समर्थन में, हाँ जी। और दूसरी तरफ सिरसा के लोग। सिरसा के 13 चपरासी के पद पर काम करने वाले लोग इकट्ठे होते हैं क्रांति के लिए। क्रांति के लिए। पास के खेत में गया और वो भरोटा उठा के लाया और भरोटे के ऊपर खड़े होके और तोप के आगे छाती लगा के कहता है कि अपना काम कर लो, और उसके बाद उसको रानिया का जो नवाब है नूर मोहम्मद, उनसे इन्होंने बात के बाद धांगड़ और बड़ोपल के बीच में उसका मुख्य मुकाबला होता है। दोस्तों, जनमंच के प्लेटफार्म पे फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इतिहास को लेकर जो हमने सीरीज शुरू की थी वो अपने अंतिम पायदान की तरफ बढ़ रही है। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तार्किक तौर पे इतिहास को जिस प्रकार से वो रख रहे हैं वो अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि इतिहास भविष्य को सुधारता है। इतिहास की जब हम समीक्षा करते हैं, तो इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, अगर ईमानदारी से तार्किक तौर पे इसको पढ़ के मूल्यांकन करते हैं तो हमारा भविष्य एक बेहतर दिशा में जाता है। इसलिए हमने सीरीज शुरू की कि हमारे हजारों लाखों गुमनाम शहीद, जिन्होंने आज़ादी के लिए, जिन्होंने मानवता की आज़ादी के लिए, देश आज़ाद हो इसके लिए, साम्राज्यवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा लड़ाई लड़ी, बहुत बड़ी, और लड़ाई लड़ते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अपना बलिदान दिया, उन गुमनाम योद्धाओं को याद करते हुए हमने ये सीरीज़ शुरू की थी। और ये सीरीज़ अपने अंतिम उसमें है कि पिछली बार हमने हिसार और रांची के आसपास की जो सीरीज की थी, अभी जो फतेहाबाद और सिरसा जो इलाका है, इसका क्रांति में क्या योगदान है, किन किन गाँवों ने और शहर में किन लोगों ने अपना योगदान दिया, वो हमारा बाकी है। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका एक बार फिर से। धन्यवाद जी। अभी हम फतेहाबाद सिरसा के बारे में बात कर रहे हैं कि हम चले थे तब पूरे नेशनल लेवल पे बातचीत करते हुए, फिर हरियाणा के अलग अलग हिस्से पे बातचीत करते हुए, जिसमें सोनीपत, रोहतक, मेवात, अम्बाड़ा, और इधर हम आ गए थे हिसार, रांची। अभी फतेहाबाद सिरसा के बारे में, तो इनके बारे में बताइए डॉक्टर साहब। हमने 1857 को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया, और वो प्रयास हमारे लिए इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 1857 है वो हमारी वर्तमान की समस्याओं, वर्तमान के चिंतन को जहाँ समझने में मदद करता है, वहीं क्योंकि आज की जो पीढ़ी है उसको ये दिक्कत महसूस ज़्यादा हो रही है कि एक लाइन तो उसको मालूम है कि हम आज़ाद हो गए और इससे पहले गुलाम थे, तो उनको ये एहसास ही नहीं है कि गुलाम थे तो गुलामी और आज़ादी में क्या फ़र्क होता है। और 1857 के माध्यम से कि किस किस तरह के अत्याचार, किस किस तरह के जुल्म और किस किस तरह की अमानवीय जो घटनाएं हैं वो रही, और उसमें एक धारणा ये भी लोगों के दिमाग में है कि ये सारा घटनाक्रम दूर दूर के इलाकों में हुआ। चूँकि मुझे इस बारे में काम करने का मौका मिला, ज़िंदगी के 5-6 साल लगाए भी, और ये पाया कि ऐसा नहीं है कि दूर दूर हुआ, हमारे यहाँ भी हुआ। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ नहीं हुआ, वहाँ भी हुआ है, लेकिन इतिहास के मामले में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि हम शोध नहीं कर पाते हैं, और शोध करके धरातल स्तर की जो रिपोर्टिंग है वो नहीं ला पाते, जिसके कारण एक टाइम के बाद जो पीढ़ियां हैं, लोग हैं, समाज है, वो धीरे धीरे जो है उन चीज़ों से यूँ कहिए कि अपने आप को ऐसा महसूस करना शुरू कर देता है कि हम तो थे ही ऐसे नहीं। तो इस कड़ी में हमने जब भारत को देखा, फिर हरियाणा को देखा, तो हमने ये पाया कि हरियाणा भारत की घटनाओं के साथ बराबर कदम ताल कर रहा है, और जब भारत की बात कर रहे थे तो उसके चलते हुए हम हरियाणा के अलग अलग इलाकों में आए। और चूँकि जब हम हरियाणा के अम्बाला से चले और फिर जीटी रोड को लेते हुए और मध्य हरियाणा, दक्षिण हरियाणा और आके पश्चिम हरियाणा में हम ठहरे, तो ये घटनाक्रम इसलिए थोड़ा सा महीन और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी बड़ा इलाका है ये, और कहने के लिए रिकॉर्ड में 2 तरह की चीज़ें हैं।
कि डबवाली से लेके लोहारू तक हिसार जिला था, तो सच ये भी है कि रिकॉर्ड में कहीं कहीं सिरसा क्षेत्र के लिए भटियाना शब्द भी प्रयोग होता है। और भटियाना जिला था, उसका एडिशनल चार्ज हिसार के डीसी के पास हुआ करता था, और वहाँ पर एक अलग से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बैठाया हुआ था और वो रिपोर्टिंग करता था। ये हम सिरसा की बात कर सिरसा की बात कर रहे हैं, तो भटियाना शब्द यूज भटियाना शब्द सिरसा के लिए इस्तेमाल हुआ। हाँ, क्योंकि वहाँ पर भट्टी थे और भट्टियों के इलाके के होने के कारण उसको भटियाना कहा गया है। बेसिकली भटियाना शब्द बटिंडा से लेकर और हमारे जो भट्टू तक का इलाका है, ये भटियाना शब्द इसके लिए कॉमन होता रहा है। तो ऐसी में जब मैं 1857 की बात करते हुए ये बात की थी कि जैसे जैसे दिल्ली में घटनाक्रम होता है और दिल्ली की घटनाओं की जानकारी हिसार के इलाके में मई के तीसरे सप्ताह में जो है मोहम्मद आजम के माध्यम से आगे बढ़ती हैं, हुकमचंद जैन के माध्यम से आगे बढ़ती हैं, तो यहाँ पर ये हुआ। तो यही घटनाक्रम, इसी की जानकारी सिरसा भी हुई। सिरसा में कमाल की बात क्या है कि लीड करने वाले लोग बहुत बिल्कुल अलग हैं। जो 30 तारीख है, 30 मई, वहाँ पर कस्टम डिपार्टमेंट के 13 चपरासी वो इकट्ठे होते हैं। यानी मैं इसलिए शब्द, हालांकि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि कई बार हम अलग अलग चश्मों से किसी व्यक्ति का मापदंड देख के ये कहने की कोशिश करते हैं मेरी स्थिति क्या है, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो हाथ से कमाता हूँ और मुंह तक ले जाता हूँ, मजदूरी करता हूँ। तो 13 चपरासी के पद पर काम करने वाले लोग इकट्ठे होते हैं क्रांति के लिए। क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ अहम ये भी है कि एक प्रचार ये भी किया गया कि 1857 की क्रांति, क्योंकि हमने पहले सीरीज में बातचीत की है कि 1857 की क्रांति राजाओं का विद्रोह था, कहीं कई रियासतों का, या बड़े सामंतों का विद्रोह था, उसमें आम जनता की भागीदारी नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार आम जनता भी शामिल है, और यहाँ तो जो चपरासी है, जो आम परिवारों से आए होंगे वो इसमें शामिल है। तो ये एक अहम है अपने आप में ही। मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारा आम आदमी की भूमिका है वो 1857 में काफ़ी ज़्यादा है, और उसको इसलिए नकारा गया है खासकर अंग्रेज राइटर्स के द्वारा। मैंने बताया था कि 1858 से 1863 के बीच में 92 लोगों से भारत के 1857 के बारे में पीएचडी कराई गई, और उनको अलग अलग इलाके के बारे में अलग अलग तरह से दुष्प्रचार करने के लिए और तथ्यों को तोड़ मोड़ कर प्रेजेंट करने के लिए कहा गया। तो ऐसे में यदि वो इसको ये घोषित कर दें कि समाज का प्रत्येक वर्ग उनसे दुखी था और प्रत्येक वर्ग ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की, तो फिर ना तो ये आज़ादी की लड़ाई की ओर बात मुड़ती है, ना ये जन विद्रोह बनता है। वो तो सिर्फ ये कह देना चाहते थे, क्योंकि मुझे बार बार वो डॉक्यूमेंट देखने का मौका मिला, कि इसको सिर्फ सैनिकों का विद्रोह करके और चर्बी वाले कारतूसों से जोड़ दो, और चर्बी वाले कारतूस यदि ना होते तो लोगों को गुस्सा नहीं आता और सत्ता से कोई दुखी नहीं था। बेसिकली सत्ता से दुखी नहीं थे, बस वो चर्बी वाला एक मसला है, इतना ही दिमाग में रहे। लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि यदि मैं हरियाणा के अलग अलग बातों को, पहले भी मैंने कहा, जस्ट इसको बहुत संक्षेप में साझा कर रहा हूँ कि जो घटनाएं हैं वो धरातल के स्तर पर आम आदमियों की ज़्यादा है। सबसे पहले गांव में पटवारी का ऑफिस या बैग जलाया जाता है, क्योंकि लगान के साथ वास्ता है उसका। जब पटवारी का थैला बैग जलाकर और उसको ख़त्म कर दिया जाता है, ये लोग मानते हैं कि रिकॉर्ड ख़त्म हो गया, तो उनमें से कुछ लोगों को मालूम है कि नहीं, इसका रिकॉर्ड कानूनगो के पास है, तहसीलदार के पास है। तो वो दूसरा हमला कानूनगो के ऑफिस पर और तहसीलदार के ऑफिस पर, और जब वो हो जाता है तब मान लेते हैं, तो तीसरा हमला वो जेल पे करते हैं, और जेल से लोगों को रिहा कराने के बाद चौथा हमला खजाने पे होता है।
और खजाने पर हमला करने के बाद फिर विद्रोह को व्यापक स्तर दिया जाता है। हरियाणा में ऐसा घटनाक्रम 17 जगह हुआ है। और ये चारों हमले चारों जो हमले हैं वो प्रोसेस है, हाँ। सरकार के पिलर हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि आम किसान, आम मजदूर, आम कारीगर, दस्तकार दुखी था तो वो इस लेवल पर था। तो इसलिए फिर मैं सिरसा की बात कर रहा हूँ कि 13 चपड़ासी इकट्ठे हुए और उन्होंने उसी तरह से वहाँ का जो घंटाघर चौक है वहाँ पर अपने आप को इकट्ठा किया। जितने अंग्रेज थे या तो उनको मार दिया या वो भाग गए, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग हुई आगे चलकर 5 जून को। 5 जून का जो गोपनीय रिकॉर्ड है सरकार का, भटियाना का, वो ये कहता है कि जब वहाँ पर सिस्टम को थोड़ा सा नियंत्रित करने का प्रयास किया गया या वहाँ के स्थानीय लोगों को गुप्त रिपोर्ट देने के लिए कहा गया, क्योंकि सामने नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने ये बताया कि नगर में और इलाके में यूरोपियों की लाशें बिखरी पड़ी थी। और ध्यान रहे, अंग्रेजों ने बड़ा सोच समझ के सब प्रयोग किया है। यूरोपीय की अंग्रेज शब्द नहीं यूज किया। यूरोपीय का मतलब है कि ये मुद्दा सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ ना बन जाए कि यूरोपीय शब्द के उसमें फ्रांसीसी भी थे, उसमें इटालियन भी थे, उसमें जर्मन भी थे, जबकि था कोई नहीं, सारे अंग्रेजी थे। तो अल्टीमेट ये बहुत सोची समझी रणनीति से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और वो 5 तारीख का जो गोपनीय दस्तावेज है। डॉक्टर साहब, मैं एक और जानना चाहता हूँ कि मैंने आपकी वो बुक पढ़ी है हिसार का जो इतिहास के बारे में, उसमें भी ये शब्द यूज किया गया है कि मैं ये सवाल यही था कि यूरोपीय शब्द अंग्रेजों ने जानबूझ करके प्रत्येक अंग्रेज जो मारा गया उस पर कि यूरोपीय मारा, इसने मारा यूरोप का व्यक्ति, इसीलिए इसको मृत्युदंड दिया जाता है। तो यूरोपीय शब्द वो इसलिए यूज करते हैं ना, ताकि एक तो यूरोप साम्राज्यवाद की धारा में था और ये मैसेज ना जाए कि ये अंग्रेजों के खिलाफ बगावत है, बल्कि पूरा यूरोप इकट्ठा हो जाए और यूरोप उसको उस दृष्टिकोण से देखे। इतिहास में जो शब्दों का प्रयोग है ना, वो बहुत सोच समझ के होता है। हम आज भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो लोग इस मामले में काफ़ी आगे गए, क्योंकि वहाँ साक्षरता दर बहुत अच्छी हो गई थी, तो उन लोगों ने इन शब्दों को बहुत पहले से देख लिया था। तो अल्टीमेट क्या हुआ कि उन्होंने ये रिपोर्टिंग दी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जो 13 चपड़ासी थे, इन्होंने जो अंग्रेजी सिस्टम है उसको समाप्त कर दिया और अंग्रेज भाग गए। तो फिर राज व्यवस्था कैसे चली? तो ऐसे में फिर ये रानियाँ गई और रानियाँ का जो नवाब है नूर मोहम्मद, उनसे इन्होंने बात की। और बेसिकली नूर मोहम्मद जो है उसकी रियासत को अंग्रेज़ों ने छीन लिया था। उसके पिता का नाम जाबिता खान था और जाबिता खान ने अंग्रेज़ों के साथ समझौता करने से मना कर दिया था। और जब समझौता करने से मना कर दिया तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसकी रियासत छीन ली और रियासत छीन के उसको पेंशन दे दी। 450-456 रुपये के आसपास जो है प्रति महीने, हाँ, उनको पेंशन दे दी कि तेरे और तेरे परिवार का खर्चा ही हो जाएगा। तो इस समय तक जाबिता चला गया था। उसका लड़का जो है नूर मोहम्मद यहाँ था, पेंशन उसको मिल रही थी। जाबिता खान की पत्नी को भी पेंशन मिल रही थी। तो उसने सहमति व्यक्त कर दी और उसके बाद उसने इस पूरे के पूरे जो शासन तंत्र है उस पर नियंत्रण कर लिया और लोग काफ़ी हद तक उसको हर तरह का सहयोग देते हैं, समर्थन देते हैं। इधर से क्योंकि दिल्ली पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण नहीं है, हिसार, हांसी, भिवानी ये इलाका जो है एक बार तो आज़ाद हो चुका है, पूरी तरह से है। केवल अंबाला को नियंत्रित कर पाए हैं वो मई के लास्ट तक, बाकी उनके हाथ में अभी नहीं आया। इवन कुरुक्षेत्र भी नहीं है, पानीपत भी नहीं है, वो सारा इलाका उनके नियंत्रण में नहीं है। तो ये सारा हो गया। अब अंग्रेज़ों के पास विकल्प बचा तो उन्होंने क्या किया, फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर को, जिसका नाम है जनरल वॉलकोटलैंड, उसको इस इलाके के लिए डिप्यूट किया। और उस दौर में अंग्रेज एक और काम करते थे कि जो छावनियाँ हैं, जैसे फिरोजपुर छावनी है, अंबाला छावनी है, उसका जो कमांडिंग ऑफिसर है उसको उस ज़िले का डिप्टी कमिश्नर भी बना देते थे। तो वो दोनों काम करता था, छावनी में कमांडिंग ऑफिसर भी होता था और
साथ में भूमिका ये करता था, डिप्टी कमिश्नर की भूमिका। तो वो चलता है अपने फिरोजपुर से, और फिरोजपुर से जब चलता है तो उसको कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से सैनिक समर्थन मिलता है, साथ में तोपें मिलती हैं। इधर से बीकानेर के शासक का समर्थन भी उसको मिल जाता है। इधर से पटियाला वाला जो शासक है वो यहाँ थानेसर के इलाके में, अम्बाला के इलाके में मदद कर रहा था, तो उसको नाभा से मदद मिलती है। बाद में पटियाला वाला भी इन्वॉल्व होता है। तो ये सारा का सारा जो लोग हैं वो उसके साथ आते हैं। कुल मिला के 15 जून को ये डबवाली के रास्ते इस इलाके में प्रवेश होने में कामयाब हो जाता है। इधर से इन लोगों ने भी नूर मोहम्मद खां के नेतृत्व में इसका मुकाबला करने का फैसला होता है। तो पहली महत्वपूर्ण लड़ाई इस इलाके की वो 16 जून को होती है ओड्डा नामक जगह पे, ओड्डा में। और बड़ी कमाल की लड़ाई होती है। जनरल कोटलैंड यहाँ तक भी लिखने पे मजबूर हो जाता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह का मुकाबला भी ये लोग करेंगे, और अल्टीमेट मैं जीत तो गया, लेकिन मुझे एहसास ज़रूर रहा कि मेरा मुकाबला किन लोगों से रहा। लोग साहब अंग्रेज हैं, हाँ जी, 3 रियासतें हैं बिल्कुल अंग्रेज के समर्थन में, हाँ जी, और दूसरी तरफ सिरसा के लोग, और सिर्फ लोग ही नहीं, हथियारों में भी फ़र्क है। इनके पास तोप हैं, इनके पास बंदूक हैं अंग्रेजों के पास, और यहाँ ये लोग लाठी, जेली, गंडासी, भाला, सिर्फ इनके सहारे लड़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों के बीच में। तो अल्टीमेट 16 को ये कब्जा में करने में कामयाब रहा। उसके बाद क्या हुआ कि जो गांव हैं जहां पर लगातार ये लड़ाई हुई, तो 17 को खैरका में हुई, फिर खारेका में हुई, और फिर छतरिया में हुई। और इन तीनों गांवों में एक एक दिन जनरल वॉल कोटलैंड का लगा, और उसने लोगों को हराया भी, और गांव को आग भी लगाई। और हर जगह जो रिपोर्टिंग मिलती है कि लोग गांव के बाहर तकरीबन तालाब के किनारे पर आया करते थे, बीच में तालाब हल्की सी बाउंड्री हो जाया करता था, और फिर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो और बीच बीच में औरतें भी बराबर में भूमिका अदा किया करती थी लड़ने के लिए। और जो है विशेष जो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि साहब रामजी राढ़ से के रिकॉर्ड में ये चीज़ आई कि लोगों के पास जब लगा कि हमारे पास तो हथियार कम है, तो उन लोगों ने क्या किया, जो पकवान बनाने वाले बर्तन हैं, खासकर कढ़ाई और कढ़ाई, उनको काट काट के तलवारें बनाई कि हमारी लाठी से काम नहीं चलेगा। और मतलब गांव-गांव में जो लोहार थे, लोहे का काम करने वाले लोग थे, उन्होंने निःशुल्क तलवारें बना के और उन लोगों के लिए तैयार किया। मतलब ये इस तरह का घटनाक्रम जो है बहुत नायाब ही मिलता है। तो फिर क्या हुआ, 20 तारीख को ये व्यक्ति सिरसा में जो है पहुंच गया। इधर से नूर मोहम्मद खां, जिसकी ओड्डा में हार हो गई थी, उसने पहले आसपास के इलाके से लोगों को से मदद लेने का प्रयास किया। बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। तो फिर उसको यहाँ से वो निकल कर मलेरकोटला मदद के लिए गया, और मलेरकोटला में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो मलेरकोटला में गिरफ्तार करके आगे चलकर उसको फिरोजपुर ले जाया गया। वहाँ उस पर मुकदमा चला और उसको फांसी दी गई। फिरोजपुर में फांसी दे दी, फिरोजपुर में फांसी दी नूर मोहम्मद को। तो इधर सिरसा शहर पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया। तो लड़ाई के मोर्चे यहाँ रुके नहीं, बल्कि रोड़ी में इन लोगों ने सिर्फ कच्ची मिट्टी का किला बनाया, और कच्ची मिट्टी के किले में अपनी सिक्योरिटी मेंटेन की। एक साइड कालांवाली के इलाके से लोग आए, तो दूसरी साइड ये दड़बा का जो इलाका है, खाबड़ा का जो इलाका है, इन लोगों ने अपने आप को इकट्ठा किया। और पटियाला के राजा से वो मिट्टी का किला नहीं टूटा। बाद में उसके ऊपर भी जनरल वॉल कोटलैंड को हमला
करना पड़ा। यानी छोटी छोटी चीज़ें माइन्यूटली जब हम इस इलाके में जाते हैं तो बहुत अलग तरह की दिखाई देती है। तो कुल मिला के ये घटनाक्रम रहा और फिर उसने आगे बढ़ने की सोची कि मैं हिसार के रास्ते पर आगे बढ़ूं, क्योंकि हिसार मुख्य केंद्र भी था और ये माना जा रहा था कि दिल्ली को जीतना है तो हिसार को जीतना निहायत ज़रूरी है। और आप उस घटनाक्रम को भी देखेंगे कि दिल्ली अंग्रेज़ों को 14 सितंबर को उनके नियंत्रण में आई है और बहादुर शाह जफर का जो समर्पण है वो 20 सितंबर को हुआ है। लेकिन उससे पहले चाहे हम लिबासपुर पे नियंत्रण करें। साहब मेरा एक सवाल था हाँ जी। कि बहादुर शाह जफर का हम समर्पण बोलेंगे या क्या बोलते हैं उस चीज़ को, गिरफ्तारी है या समर्पण, क्या हुआ क्या था? बेसिकली बहादुर शाह जफर जब लड़ नहीं पाया था तो उसने अपने आप को हुमायूं के मकबरे में रख लिया था और हुमायूं के मकबरे में रखने के बाद अंग्रेज हडसन को भी ये भय था कि वो यदि हमला करेगा तो विद्रोह की परिस्थितियां बन सकती हैं। तो ऐसे में उसका जो है समधी था इलाही बख्श। हडसन ने इलाही बख्श के साथ जो है संबंध बनाए और इलाही बख्श को यूज़ करते हुए बहादुर शाह जफर के सामने प्रस्ताव दिया कि हम आपके साथ कैसे करेंगे। उधर से भी ये बातें आई और ये बात क्लियर हो गई थी। मतलब हालांकि आश्वासन तो ये दिया था कि ना आपकी पेंशन खराब करेंगे, ना आपसे लाल किला लेंगे और ना आपका जो स्टेटस है उसको खतरे में होने देंगे, एक बार शांति स्थापित करने में हमें सहयोग दे। इन शर्तों पर बहादुर शाह जफर ने सरेंडर किया था और पेंटिंग भी बनाई गई, क्योंकि उसमें फोटोग्राफी नहीं हुआ करती थी। विशेष तरह की पेंटर्स जो हैं उनसे वो पेंट करवा के तैयार करवाया गया और वो समर्पण की परिस्थितियां बनती हैं। तो ऐसे में चाहे हम लिबासपुर की कुंडली की बात करें या बादली का मोर्चा की बात करें या फिर बल्लभगढ़ के मोर्चे की बात करें, वो इनर एरिया है। लेकिन उसके बाहर के लिए अंग्रेज पानीपत को और इसको हिसार को, गुड़गांवा को और पूरे के पूरे मेवात को पहले नियंत्रण में लेना चाहते थे और इस दृष्टि में से किया भी। तो मेवात और अहिरवाल वो 20 सितंबर से पहले नहीं कंट्रोल कर पाए, लेकिन ये जो इलाका है, क्योंकि हिसार 19 अगस्त के बाद लगभग उनके नियंत्रण में आ गया था। हालांकि छिटपुट लड़ाइयाँ 25 सितंबर और 30 सितंबर के आसपास भी हुई हैं, तो ये सारा घटनाक्रम साथ साथ रहा है। तो इस चीज़ को समझते हुए तो वो चलता है 20 तारीख को सिरसा से चलता है हिसार की तरफ, हिसार के लिए। और जो आज हम सिरसा से हिसार का जो रास्ता लेते हैं वो फतेहाबाद का रास्ता है, लेकिन पहले जो रास्ता यूज होता था वो रास्ता है जो आज हम रेलवे लाइन का देखते हैं। ये आदमपुर भट्टू और ये रास्ता हो गया। ये पहले वो रास्ता था, गाड़ी का रास्ता, मुख्य रास्ता वही प्रयोग होता था। इस रास्ते को पूरक रूप में यानी सप्लीमेंट्री के तौर पे प्रयोग करते थे फतेहाबाद को। तो जैसे ही वो सिरसा से निकला तो पहले तो छोटा मोटा विरोध हुआ, लेकिन जब वो भट्टू के पास आया, भट्टू और खारा बरवाड़ा के बीच में इतना कमाल का विरोध हुआ, इतनी बड़ी चुनौती उसको मिली, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस रास्ते को पार करके और आदमपुर भी पहुंच जाए। अल्टीमेट वो पीछे हटता है और पीछे हटने के बाद वो फिर वापस हट के और फतेहाबाद का रास्ता लेता है और फतेहाबाद वो रुकता है। फतेहाबाद में विरोध तो हुआ लेकिन बड़े लेवल का नहीं हुआ और यहाँ पर फिर उसको फतेहाबाद से बाहर निकलने के लिए 3 अलग अलग बिंदुओं पर लड़ाई लड़नी पड़ी। एक लड़ाई जो पहली प्रमुख लड़ाई है वो बिगड़ की होती है। बिगड़ में उसको जो है बहुत ज़बरदस्त चुनौती मिलती है। लगभग 3 दिन यहाँ पर वो अपने आप को व्यवस्थित करने में लगता है। इसके बाद धांगड़ और बड़ोप्पल के बीच में उसका मुख्य मुकाबला होता है और इस मुकाबले में जो गोरखपुर है, महमूदपुर है, आज इसको महमूदपुर रोही कहते हैं, उस समय महमूदपुर ही इसके लिए शब्द यूज हुआ है, माजरा है, ये इस इलाके के लोग इन लड़ाई में शामिल होते हैं और कुल मिला के एक सप्ताह फिर
उसको यहाँ पर लड़ाई लड़नी पड़ती है और खारा खेड़ी तक आते आते उसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो जाती है। तो हर वर्ग का व्यक्ति धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, इन चीज़ों को त्याग के उसके साथ लड़ाई लड़ने पे मजबूर होता है और वो उन गांवों की लिस्ट बनाता है, जहाँ जहाँ उसको चुनौतियाँ मिली उसको वो क्लियर करता है और उसके बाद वो पूरा का पूरा इस इलाके को लेकर तो अल्टीमेट 30 जून को हिसार पहुंचने में कामयाब होता है। और 30 जून के बाद भी हिसार में प्रमुख लड़ाई उसकी जो है वो मंगाली की और इन लड़ाइयों को ले तो 19 अगस्त के आसपास होती है। तो 30 जून से और 19 अगस्त के बीच तकरीबन 50 दिन का समय रहता है। तो इस बीच भी उसको वापस जो है देखता है और ये फतेहाबाद का इलाका, अग्रोहा के आसपास का इलाका और यहाँ तक इवन भुन्ना, रतिया, इस इलाके को भी वो कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो ऐसे में जो है नूर मोहम्मद खान को फांसी दे दी गई। इधर हंसी और हिसार का हमने घटनाक्रम जाना कि इन लोगों को नियंत्रित कर लिया। जो चपरासी थी, हाँ जी, जो 13 जिन्होंने विद्रोह की शुरुआत की, उनका क्या हुआ? हाँ, मैं अभी ये बात कर रहा हूँ कि फिर जब ये सारा कुछ हो गया और इधर से सितंबर में ये भी क्लियर हो गया, तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि गांव के अनुसार लिस्ट बनाई गई। तो उन चपरासियों का लीडर बताया गया है, कोई लुल्ला राम नाम का व्यक्ति था, वो लीड कर रहा था और उस 13 में 3 हिंदू और 10 मुस्लिम थे चपरासियों के ग्रुप में। तो फिर गांव के अनुसार लिस्ट बना के गांव-गांव में फांसी के फंदे लगा के और उन लोगों को फांसियां दी गई। और ये बात पहले भी मैंने कहा कि ये भी बुनियादी करा दी गई कि किसी भी व्यक्ति की डेड बॉडी को सरकार के आदेश के बिना पेड़ से नहीं उतारा जाएगा। तो वो डेड बॉडीज पेड़ों के ऊपर सूख गई और इस स्थिति तक आ गई ताकि लोगों के दिमाग में डर जो है वो इस स्तर का बैठे कि सत्ता, यदि अंग्रेजी सत्ता को आप चुनौती दोगे तो वो किसी भी लेवल की कर सकते हैं। तो उन 13 के 13 को फांसी मिली, उनके परिवारों के सारे सदस्यों को फांसी मिली और उनकी जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी उस पर कब्जा किया गया और जो अंग्रेज़ों का समर्थन करने वाले लोग थे उनको बदले में इनाम और सारी चीज़ें दी गई। यहाँ पर एक विशेष चीज़ मैं इंगित करना चाहूँगा कि जब ये सारा हो गया तो एक्यूरेट जानकारी नहीं मिल रही, लेकिन ये उकलाना और रतिया के बीच के आसपास के इलाके की बात है कि 50 लोगों की सूची बनाई गई और उन 50 लोगों को तोप से उड़ाने का जो प्रोग्राम है वो किया गया और उन्होंने तोपें इकट्ठी की। तो जनरल कोटलैंड के पास कुल 14 तोपें थी। तो आसपास के इलाके के लोग, जिसमें आप चाहे बरवाला की बात करें, चाहे भुन्ना की बात करें, चाहे फतेहाबाद की बात करें, चाहे रतिया की बात करें, भट्टू की या खारा बरवाला की, वहाँ से जो सेलेक्टेड लोग थे या सस्पिशियस लोग थे जिनकी एक्टिविटीज़ पे डाउट था, उनको ये दिखाने के लिए कि यदि आप लोगों ने बगावत का रास्ता नहीं छोड़ा तो आपके साथ भी वही होगा। तो तोप 14 हैं और जो जिन लोगों को उड़ाया जाना है वो 50 हैं। तो बाहर के रिंग में जो है सेना है और अंदर जो है 3 साइड ये लोग मजबूरी में तमाशा देखने के लिए वहाँ इकट्ठे किए गए हैं। तो उनके हाथ और पाँव में बेड़ियाँ हैं, उनमें से पहले 14 आदमी लाए जाते हैं और तोप से बांध के उड़ा दिए जाते हैं और उनकी जो शरीर है वो छितड़े छितड़े होता है और फिर जो अंग्रेज हैं, जो अधिकारी हैं उस समय के, वो ठाके मार के हंसते हैं। तो यहाँ पर जो घटनाक्रम शब्द यूज हो रहा है वो साबे शब्द यूज हो रहा है। जो साब शब्द है उस दौर में वो एक अंग्रेज के लिए होता था और साबे शब्द जब
कई अंग्रेज इकट्ठे होकर आते थे, वो साबे कहलाते थे। और ये माना जाता था कि साबे आने नहीं चाहिए किसी भी गांव में, यानी साबे आए हैं तो इसका मतलब है कि उन लोगों के पास लिस्ट है और वो दंड देने के लिए आए हैं या गांव को आग लगाना चाहते हैं। तो आम आदमी के दिमाग में ये था कि साबे तो आने ही नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि आज भी जो शब्द यूज करते हैं ना लोग कि अफसर की अगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी बचना चाहिए, वो साबे के केस में है कि जो भी उसके सामने आ गया साबे के, उसने वही उठा उसका वही अंजाम होना है। तो अल्टीमेट ये घटनाक्रम इस तरह का हुआ। और फिर पहले 14 उड़ा दिए गए, फिर दूसरे 14 की बारी आई, तीसरे की बारी आई, चौथी बार क्या हुआ कि 8 लोग बच गए और 8 लोगों को तोप से उड़ाया जा रहा है। तो उसमें एक बच्चे का नाम आता है बिशन सिंह, उम्र कोई 12-13 साल के आसपास है। और उसको जब उड़ाने लगे तो उसका सिर आ गया तोप के आगे। जो अंग्रेज अधिकारी है वो कहता है भी तेरे को तो नहीं उड़ा सकते हम, नियम के अनुसार या तो छाती आनी चाहिए या कमर आनी चाहिए तो हम उड़ा पाएंगे आपको। तो वो कहता है कि मेरे दादा का नंबर आ गया, मेरे पिताजी को उड़ा दिया, मेरे भाई को भी आपने तोप से उड़ा दिया, तो फिर अब मैं किस लिए बचूंगा और मेरा क्या मतलब रह गया, तो मुझे भी उड़ाओ। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा क्या समाधान है, तो समाधान मैं कर दूंगा, मेरे को 2 मिनट के लिए छोड़ दो। तो वो जब उसको छोड़ा गया, क्योंकि सिक्योरिटी थी, भागने का तो कोई स्कोप था नहीं, वो पास के खेत में गया और वो भरोटा उठा के लाया और भरोटे के ऊपर खड़े होके और तोप के आगे छाती लगा के कहता है कि अपना काम कर लो, और उसके बाद उसको उड़ा दिया गया। हमारे पूर्वजों का मतलब बलिदान, यानी देश के लिए, बिल्कुल देश के लिए। और उनको ये मालूम है कि गुलामी की जिंदगी से बेहतर यदि शरीर छितड़े छितड़े होकर भी मिट्टी में मिलता है, यानी उन लोगों के दिमाग में ना तो डर नाम की चीज़ थी, ना उनको ये था कि जान बचनी चाहिए। उनको ये बातें क्लियर थी कि गुलामी की ज़िंदगी से यदि यूं जिंदगी निकलती है और हम एक संदेश देने में कामयाब होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है। तो ये घटनाक्रम जो 30 मई को प्रारंभ हुआ था, अक्टूबर लास्ट तक गांव-गांव की सूची के तौर पर रहता है। और सिरसा और फतेहाबाद का जो इलाका है वो इसमें टारगेट बनता है। तो फिर क्या हुआ कि सिरसा को फिर ज़िला बना दिया गया, क्योंकि हिसार सिरसा जो है बहुत सक्रिय थे, उनको तोड़ने के लिए सिरसा को ज़िला बना दिया गया। फिर बाद में प्रशासनिक तौर पर कि नहीं, इसको ज़िला बनाना तो कहीं ना कहीं इनाम तो नहीं दे दिया। फिर आगे चलकर 1881 में वो ज़िला भी तोड़ दिया जाता है और सिरसा और को तहसील बना के, डबवाड़ी को तहसील बना के हिसार ज़िले का हिस्सा बना दिया जाता है। और इसी तरह से हिसार में बरवाड़ा तहसील को तोड़ के भी जो है सामान्य दर्जा दे दिया जाता है और इसके गांव बांट दिए जाते हैं। तो अंग्रेजी शासन तंत्र, अंग्रेजी मानसिकता, उनके काम करने के तौर तरीके और 1857 को समझने के लिए बेहद मायने हैं। सिर्फ यही नहीं कि हम अपने पूर्वजों का त्याग, बलिदान, संघर्ष देखें, बल्कि ये भी देखें कि जो सिस्टम से जुड़ा तंत्र है, अंग्रेजी शासन तंत्र, वो हमारे से कितना ज़्यादा उस दौर में एडवांस लग रहा था और वो चीज़ों को कैसे व्यवस्थित कर रहा था। तो ऐसे में ये हरियाणा का आखिरी छोर अंबाला से प्रारंभ होकर हम सिरसा और डबवाड़ी तक पहुँचे, ये बताता है कि हर इंच पर अंग्रेजी व्यवस्था के लिए लोग बगावत के रास्ते पर थे और ये सही मायने में जन विद्रोह भी था। और कहीं न कहीं ये आज़ादी की बात भी उसमें दिखती है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था साहब रामजी राहड़ जो इस इलाके का प्रत्यक्षदर्शी है 1857 का, वो इसको शुरुआत करता है 1914 का गदर, क्योंकि वो शक समूत के अनुसार 1914 था। तो 1914 के गदर के तौर पर समूत के दृष्टिकोण से वो लिखता है, लेकिन साथ में कहता है कि सवाल आज़ादी का था। तो आज़ादी का सवाल
और बना दी नई मिसाल, छेड़ दी जंग देश में न्यारी। तो ये चीज़ें जब क्लियर होती है तो आपस में जुड़ती हैं और इन चीज़ों को समझने में हमें मदद करती हैं। अम्बाला से चल के पूरे हरियाणा को हमने कवर करते हुए हरियाणा के आखिरी छोर सिरसा डबवाड़ी तक हम गए हैं और डॉक्टर साहब ने बड़ी बेबाकी से और तार्किक तौर पे बताया है कि कैसे हमारे पूर्वज बड़ी मजबूती से लड़े हैं। उस मजबूती से आज के दौर में भी हमें कोई लड़ाइयाँ नहीं दिखती है, लेकिन आज से 150-60 साल पहले, ज़्यादा साल हो गए होंगे डॉक्टर साहब, उस दौर में लोग लड़े हैं और सामने मौत में से और गुलामी से एक चुनना है तो लोगों ने गुलामी को नहीं चुना, मौत को चुना है, बलिदान को चुना है। लेकिन आज हम अपने गाँव में जो बलिदान हुए हैं उनकी भी सूची नहीं बना पा रहे हैं कि हमारे कौन कौन से गांव में कौन कौन बलिदान हुए थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने उस टाइम भी उनके जो शहीद थे, अंग्रेज़ों के जो शहीद थे, उनके संग्रहालय तक बनाए हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, एक बार फिर से इनका धन्यवाद है। नमस्कार डॉक्टर साहब। मेरी ओर से भी धन्यवाद।